मेरी असफलताओं को अगर आप देखें तो मुझसे आप ये नहीं पूछ सकते कि सर सफल कैसे होते, क्योंकि मेरी कहानी असफलताओं की है। लेकिन आप मुझसे पूछिए कि 100% एफर्ट कैसे लगाते हैं। आप मुझसे पूछिए कि हार के बाद जीत की शुरुआत कैसे करते हैं। आप मुझसे पूछिए कि एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं केवल पढ़ाने के लिए बना हूं। I think I was born to teach. ये वो रोड है जहां मैं सुबह 6:30 बजे निकलता था। पहली क्लास होती थी मेरी केमिस्ट्री की, और मात्र 1 घंटे की क्लास के लिए मैं 6 किलोमीटर जाता और 6 किलोमीटर वापस आता था। जब वो पढ़ने आते थे बुरहानपुर तो साइकिल पर 3-3 चक्कर करते थे। तो हमारा जैसे बच्चे भाई, जैसे हमारे 3 लड़के थे 2 लड़कियां थी, तो मेरा उमंग शुरू से ऐसा था कि भाई अपन भले अपन नहीं पढ़े, कम पढ़े, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ा के कुछ बना पाओ, मेरे जैसे किसान नहीं बनाओ। 10वीं तक तो लोनी गांव में पढ़े, बुरहानपुर जिले का लोनी पढ़ता है। उसके बाद में सरकारी स्कूल में पढ़े। उसके बाद में यहाँ भी 11वीं 12वीं उसने सरस्वती शिशु मंदिर में किया। यही वो जगह है जहां मैंने पानी के लिए क्लास 5th में आंदोलन किया। टीचर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है एक बच्चे के लिए। टीचर ने हमसे कहा कि अब मिड डे मील में आपको भोजन तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर पानी की व्यवस्था हो जाए तो हम विद्यार्थी उसी व्यवस्था के लिए एक आंदोलन को प्रेरित कर चुके थे। और आज अपने स्कूल में मुझे पूरी तरह से पानी की भी व्यवस्था दिख रही है। मुझे लगता है कि अब बहुत बदल गया है। मैं जब क्लास 5th में था तब उस समय ये जो ईंटें बनाई जाती थी हमारे गांव के बाहर, वही जहां पर मेरा मकान है, बिल्कुल जहां खेत आ जाते हैं, तो वहां पर 100 ईंटें बहने के 1 रुपए मिलते थे, जिसको 5 पिंजरे कहते थे। तो उस समय भी मुझे लगता है कि मैंने उस कार्य को भी किया। फिर क्लास 12 तक तो मैं कहूंगा पूरी एंजॉय के साथ मैंने जिंदगी जी है। पढ़ाई कम और मस्ती ज्यादा की है। 4 बच्चे बढ़िया थे, 2 लड़के 2 भाई बड़े थे, ये सब में छोटे थे। ये थोड़े कमजोर थे, तो मुझे नहीं लगता था कि ये कुछ बन पाएगा। लेकिन 12वीं के बाद मेरा पढ़ाई की ओर झुकाव बढ़ा। सभी लोग घर में मैथमेटिशियन थे, मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर, और बहुत अच्छे गणित जानते थे। लेकिन घर में सबने कहा भाई सभी लोग मैथमेटिक्स लेंगे तो कुछ तो बदलाव किया जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम बायोलॉजी लो। बायोलॉजी जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था। तो मेरी टीचर ने कहा था कि बेटा बायोलॉजी में आज तक कोई फेल नहीं हुआ है, मुझे तुम्हारा डर है। अब बात आती 12वीं पास होने के बाद आगे क्या। मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब MBBS करना चाहिए, जो मैंने अपने मित्रों से सुना था। जब मैंने ये बात घर वालों से कही तो ऑब्वियसली तो सभी ने कहा कि तुमसे ना हो पाएगा। बस वही जो शब्द थे चुप गए। और मैंने कहा कि अब 10 साल लगे या 12, करना तो मेडिकल की एग्जाम ही है। इसी जिद ने मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दुनिया में प्रवेश कराया। फाइनली पूरी मेहनत करने के बावजूद भी फर्स्ट अटेम्प्ट जो मेरा रहा वो मात्र 142 नंबर ही ला पाया मैं आउट ऑफ 200। मैंने सोच लिया है 10 साल मैंने इसको दे देने हैं। और मैंने फिर वो सेकंड अटेम्प्ट लिया जिसमें मैंने सबसे ज्यादा किताबें पढ़ी है। मेरी जिंदगी का वो साल जिसमें मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा पढ़ाई की है। ये वो कमरा है जहां मैंने सबसे ज्यादा पढ़ाई की है। दरवाजा लगा देने के बाद आप पूरी तरह से दुनिया से अलग हो जाते हैं। बस दिन और रात आपको इस छोटी सी खिड़की से पता चलता है, यहां से आने वाली हवा, रोशनी। मतलब मैंने अपनी जिंदगी में मेडिकल की जब प्रिपरेशन की, वो 3 साल जिसने मेरी जिंदगी को सच में बदल दिया, वो 3 साल अकेले उन किताबों के साथ जिसके कारण मैं आज इस प्रकार से विद्यार्थियों तक पहुंच पाता हूं। किताबें भी याद है आज भी। फिजिक्स में लड़ीवाला जी की किताब थी, केमिस्ट्री में प्रदीप, और दिनेश बायोलॉजी में जो मैंने एक ऐसी किताब खरीदी थी जो इंग्लिश मीडियम की थी। उस किताब के पहले पन्ने को पढ़ने में मुझे 15 दिन लगे थे। और उसका रिजल्ट रहा कि मैं सेकंड अटेम्प्ट में 0.34 मार्क्स से रुक गया। लेकिन सच बताऊं कि उस मेहनत के बाद मैं सच में टूट गया था। वो मेरी आखिरी लिमिट थी, वो मेरी अपनी क्षमताओं की आखिरी पावर थी जो मैंने दिखा दी थी। लेकिन उसके बाद घर वालों को लगा कि नहीं, इनके अंदर कैलिबर है।
उन्होंने कहा कि हम सब इंतजाम कर लेंगे और तुम्हें हम इंदौर भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो अगले दिन निकले हम, इंदौर के लिए पहुंचे और इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। पूरी ताकत और पूरी एनर्जी लगाने के बाद इस बार भी किस्मत ने थोड़ा कम साथ दिया और 0.21 मार्क्स से थर्ड अटेम्प्ट में भी मैं सिलेक्शन नहीं ले पाया। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और फाइनली अब चिंता का विषय ये हो गया था कि अब आगे क्या। तब मैंने बीएससी में एडमिशन लिया। जब वहां बीएससी फर्स्ट ईयर में गया तो आप यकीन मानिए कि शिक्षक जिन चीजों को पढ़ा रहे थे वो मेरे जबान पर थे। अब क्या होता है कि एक अल्लड़ एज होती है, थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा हो जाए तो आदमी ईगो में आ जाता है। तो मैं टीचरों को बार बार टोकता था। फाइनली मेरी शिकायत प्रिंसिपल तक पहुंची और प्रिंसिपल ने कहा कि भाई आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली है और मुझे लगता है कि आप कुछ बढ़िया और कुछ बड़ा करने के लिए बने हो, इसलिए अब आप यहाँ पर परीक्षा देने आओ, बाकी हम सब देख लेंगे। और मुझे वो मोटिवेशन मिल गया, वो रास्ता मिल गया जिससे मैं अब कुछ नया करने की कोशिश कर सकता था। और फिर इंदौर आया और पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मैं जहां पर भी इंदौर में क्लासेस होती थी सब जगह पर रिज्यूम देता था, टीचर से मिलता था कि मुझे पढ़ाना है। एक इंस्टीट्यूट में मैं पहुंचा शाम के समय और जब उन्होंने मेरी 19-20 साल की उम्र देखी और कहा कि नहीं ये तुम नहीं कर पाओगे, तो मैंने कहा सर आप मौका दीजिए, मैं आपके सारे टीचर जितने होंगे उनसे बेस्ट करके दिखाऊंगा। उन्होंने कहा देखो बेटा ये बोला जा सकता है लेकिन नहीं हो सकता है। मैंने कहा सर एक मौका तो दीजिए। तब वो मेरी जिद के कारण इमीडिएटली वहां पर एक किताब रखी हुई थी, डायरेक्ट ऐसे ओपन करके मुझे देते हैं और कहते हैं कि अगर इनमें से 25 सवाल में 20 सवाल सही हुए तो कल इंटरव्यू के लिए आ जाना। वो किताब उन्होंने जो खोली वो दिनेश की बायोलॉजी थी, जिसे 3 वर्षों से मैं बहुत अच्छे से पढ़ चुका था। 25 में से 21 सवाल सही हुए और जब उन्होंने इस बात को देखा उन्होंने कहा कि कल आओ। तो मैंने क्रोमोसोम पढ़ाया था पहली बार, जब डेमो था, टीचर बैठे हुए थे, बहुत अच्छा लगा उन्हें। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप बहुत बढ़िया से चीजें समझा पाते हैं। मेरी सैलरी मात्र 4,000 रुपए तय की गई थी और फर्स्ट मंथ में ही मेरा परफॉर्मेंस और मेरी क्लासेस इतनी ज्यादा लगी कि उन्होंने सर ने 15,000 रुपए सैलरी उस समय मुझे दी थी फर्स्ट मंथ। तो वहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पढ़ाने की दुनिया में इंदौर में मेरी शुरुआत होती है। जब मेरा फाइनल ईयर था उस समय मैंने अपने डायरेक्टर से कहा कि भाई जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं आप मुझे थोड़ा सा उस तरीके का वेतन दीजिए। तो उन्होंने कहा कि बिना डिग्री किए हुए व्यक्ति को जो सैलरी हम दे रहे हैं अगर पूरे भारत में कोई दे दे तो हमें बता दीजिए। पुनः बात चुप गई। हमने उसी समय दिल्ली का टिकट किया और एक जाने माने इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू दिया, डेमो क्लास दी। मुझे उस समय 12 लाख का पैकेज दिया गया था। ये बात है 2009 की। मैं वही कागज उनके पास लेकर आया कि सर आपने कहा था। तो वो बहुत ही नाराज हुए कि बोले हर चीज इतना सीरियस नहीं लेते। और इस दौरान मेरी एमबीए की तैयारी हो चुकी है। मैंने सारी एग्जामें दे दी थी, कैट से लेकर एटमा, मैट, सभी में मेरा परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। और कैट में मेरे रीजनिंग और मैथ्स में तो 99 परसेंटाइल आ गए, लेकिन इंग्लिश में यहां मेरी हालत खराब हो गई। वैसे इंग्लिश के साथ मेरा रिश्ता बहुत अद्भुत रहा है। मैंने मेडिकल की एग्जाम जो महात्मा गांधी वर्धा की दी थी, वहां पर भी इंग्लिश के कारण मैं पास नहीं हो पाया, जबकि मेरी ऑल इंडिया 3rd रैंक थी। और यहां पर भी मुझे आईआईएम नहीं मिल पाया, बाकी बहुत अच्छे कॉलेज मिल रहे थे। और वही जिद जो एमबीबीएस के जमाने में थी वही जिद यहां भी थी कि नहीं करेंगे तो आईआईएम से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यहां भी पुनः फेल होकर अब मैं तीसरे शहर जा रहा हूं। मतलब जहां से फेल हो रहे हैं वहां एक नई जगह जा रहे हैं। और अब मैं दिल्ली में कुछ जाने माने इंस्टीट्यूट में न केवल एमबीए के विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, बल्कि केमिस्ट्री और बोटनी पढ़ाने के लिए भी एमबीबीएस और आईआईटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन इस दौरान मेरे जितने कलीग थे वो मेरे परफॉर्मेंस से बहुत अच्छे खुश थे। उन्होंने कहा कि देखो अभी तुम्हारी ऐसी उम्र नहीं है। अब मेरी उम्र लगभग मान लीजिए कि 22-23 साल की है और वे सभी कह रहे हैं कि भाई आप इतना जल्दी पैसों के पीछे क्यों लगे हो, आपके पास दिमाग अच्छा है, आप यूपीएससी की तैयारी क्यों नहीं करते। ये वो समय है जब मैंने पहली बार सुना कि यूपीएससी की भी तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने इमीडिएटली बड़े मुश्किल से 10 दिन के अंदर डिसीजन लिया कि अब
कोई जॉब वॉब नहीं रहेगी, अब हम पूरी तरह से यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे। और मैं मुखर्जी नगर में आया। मुखर्जी नगर में जब मैंने देखा तो सच में एक बहुत अद्भुत ही दुनिया थी। मैंने पहली बार देखा कि एक छोटी सी जगह पर 200-300 क्लासेस, जहां पर बच्चे पूरी तरह से पढ़ाई में, और किताबों की दुकान पूरी तरह से किताब और फोटोकॉपी से लबालब भरी पड़ी। तो अब मैं सफर पर निकल चुका हूं यूपीएससी के। इकोनॉमिक्स की उस क्लास में जब मैं बैठा तो पहले दिन की क्लास में वो जीडीपी जैसे शब्द पर कुछ डिस्कशन कर रहे थे, और क्योंकि मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूं भाई, मैंने कहा भाई जीडीपी क्या है? हमारे यहां पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी होता है, तो जीडीपी ग्वानिन डाइफॉस्फेट होगा। और वो लगभग 3 घंटे तक जीडीपी में कभी भी उन्होंने फुल फॉर्म बोला नहीं। मुझे लगा ये कुछ नई बात चल रही है जो मेरे समझ से परे है। इसमें बड़ी दिलचस्प कहानी यह है कि मैंने एक पड़ोस से पूछा कि भाई ये जीडीपी क्या होता है। उस व्यक्ति ने हमारी तरफ इस तरीके से देखा कि जैसे दुनिया में सबसे बड़ा गवार व्यक्ति मैं ही हूं। उन्होंने कहा कहां से आए हो? देखो, मैंने कहा भाई एमपी से है हम, मुझे यूपीएससी करना है, तो ये जीडीपी क्या होता है? बोले तुमसे ना हो पाएगा। ये वही शब्द है जिन्होंने मुझे मेडिकल में जिद्दी बनाया था, और वही समय था जब मुझे लगा कि नहीं, अब तो यूपीएससी की प्रिपरेशन होगी। और फिर यहां से मैंने तैयारी की शुरुआत। पहले 15 दिन तक मैंने अपने आप को कुर्सी पर बांध के रखा था। भले ही मेरा पढ़ने में मन ना हो, लेकिन मैं कुर्सी से उठूंगा नहीं, ये जिद मैंने अपना ली थी। और परिणाम हुआ कि 15 दिन के बाद मन ने सरेंडर कर दिया, और फाइनली मेरा मस्तिष्क अब उस परीक्षा की तैयारी के लिए शुरू हुआ जिसके लिए मैं दिल्ली वास्तविक रूप में शायद भेजा गया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री निकाला, केमिस्ट्री प्रीलिम्स में था। उस समय प्रीलिम से केमिस्ट्री से प्रीलिम पास करना बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल दिया था। तो यहां से अब एक प्रकार से मैं यूपीएससी वाला एस्पिरेंट बन चुका हूं। अब मेरे अंदर कोई चीज नहीं, और यही से मैंने अपने बालों को भी बढ़ा दिया था, क्योंकि अब मैं टीचिंग जॉब से अब एक स्टूडेंट लाइफ जी रहा था। तो मैंने कहा अब इस बार तो पूरे मजे से स्टूडेंट लाइफ जिएंगे। फाइनली रिजल्ट आया कि मेंस नहीं निकल पाया। अब बड़ा कश्मकश था कि सेकंड अटेम्प्ट दूं या री अटेम्प्ट वापस पढ़ाने की दुनिया को। 2011 में नया नया बदलाव आया था और सीसेट नाम का एक पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था। तब मैंने सीसेट पढ़ाने के लिए वहां के एक इंस्टीट्यूट में संपर्क किया। वहां के जो डायरेक्टर थे उन्होंने भी बिल्कुल जैसे मैं बैठा हूं, अचानक 2 सवाल दाग दिए कि बोले बताओ इसका जवाब क्या होगा। और मैथमेटिक्स वाला दिमाग था तो बहुत बढ़िया से उत्तर मैं दे पाया। उन्होंने कहा कि आप आओ सीसेट पढ़ाने के लिए। वहां से मेरी सीसेट पढ़ाने की जर्नी 2011 से स्टार्ट होती है। पर यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि अब मेरे बाल बहुत बड़े हो गए थे। जब मैंने स्टूडेंट लाइफ शुरुआत की थी दिल्ली में, तब बाल उतने बड़े नहीं थे। वो विद्यार्थी जिसने मुझसे कहा था कि कहां से आए हो, 2011 में मेरे सीसेट का विद्यार्थी बन के आया। जब मैंने उसको पूरा सीसेट पढ़ाया तो उसने जो जवाब दिया वो मेरे लिए आज भी बहुत अद्भुत है। उन्होंने कहा कि सर मैं बहुत टाइम से मुखर्जी नगर में पढ़ रहा हूं, लेकिन मैंने आज तक इस तरीके से पढ़ाना नहीं देखा। और 2015 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ जब सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि सीसेट का पेपर अब क्वालिफाइंग हो जाएगा। तो मेरे पास जो 1200-1500 बच्चे आते थे वो अचानक 100 बच्चों में सिमट गए। 2016-17 मेरे लिए बहुत क्रूशियल रहा, यहां तक कि मैंने दिल्ली से वापस अपने शहर बुरहानपुर में भी एक इंस्टीट्यूट खोला, लेकिन 2 महीने के अंदर ही मैं यहां पर वो स्टूडेंट नहीं पाया जिसकी मैं बात कर रहा था। मैं वापस दिल्ली गया जहां पर मैं पूरी तरह से जो मेरी सेविंग थी खत्म कर चुका था। उसको छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते। वो सदू भैया का ना, उनका वो खेत में जाते थे ना, खेत में काम संडे के दिन बोलते थे मटेरियल डालने को, वो खोड़ फेंकने को, तो दोनों मस्ती करते थे। ऐसे मस्ती करते से सब गारे से भर जाते थे मिट्टी से। फिर दूध लेके आता था तो नहाता था, नहाते नहाते भी वो गाने बोलता था भगवान के।
यशोदे तुझा ग काना यमुना डोई बुडाला ग यशोदे तुझा ग काना यमुना डोई बुडाला ग डोई बुडाला ग डोई बुडाला ग चेंडू बुडाला ग इटी बुडाला ग चेंडू बुडाला ग इटी बुडाली ग। 2017 के वर्ष में फिर मैंने एसएससी और बैंकिंग वालों को रीजनिंग पढ़ाया और वहां पर एक तरफा रीजनिंग में मुझे अपनी पहचान मिली। चीजें अब बदलने लग गई थी। अब मुझे जनरल साइंस के लिए, साइंस टेक्नोलॉजी के लिए, इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट से बुलाने लग गए थे। इसी दौरान फरवरी 2019 में पहली बार मुझे रोमन सर का कॉल आया। तो उन्होंने कहा कि क्या आप हमारे इंस्टीट्यूट पर मतलब अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में पढ़ाएंगे। मैंने कहा क्यों नहीं, हमें आपके साथ पढ़ाने में खुशी होगी। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी, जब रोमन सर ने से पूछा मैंने कि मुझे यहाँ क्या पढ़ाना है, तो उन्होंने कहा तुम्हारा जो मन हो वो पढ़ा सकते हो। लगभग हर उस सेगमेंट को मैंने कवर किया जो यूपीएससी में बच्चे पढ़ना चाहते हैं। ये वो सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ता हूं, ये वो है जो मैं पढ़ाना चाहता हूं, और ये वो सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ाता हूं। अरे मैथ्स तो रह ही गया। हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन जब मैंने पढ़ाया तो वो अभी तक का सबसे हाईएस्ट व्यू वाला वीडियो है। 33 लाख अभी तक उस पर विद्यार्थी उस वीडियो को देख चुके और शायद ही कोई नेगेटिव कमेंट्स उसमें होगा। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात रही क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार पढ़ा रहा था। और 2022-23 तक आते आते आज मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे कई भी जगह पर विद्यार्थी मिलते हैं। मैं कई बार फ्लाइट में होता हूं तो वहां स्टूडेंट मिलते हैं, कहते कि सर मैंने XY जो एग्जाम होती है ग्रुप की उसमें सिलेक्शन लिया था आपकी रीजनिंग पढ़ के। जो CRPF के जवान होते हैं उसमें कई बार वो मुझे मिलते हैं, कहते हैं कि सर हम आपकी करंट अफेयर की क्लास और बाकी कक्षाओं को भी देखते हैं। वो एक अलग खुशी मिलती है जब आपसे कोई आपका विद्यार्थी टकराता है। मतलब घर पर आके ऐसा लगता नहीं उनके फेस से कि वो इतने टायर्ड हुए थके हुए, एकदम स्माइली फेस रहता है उनका। और बच्चों के साथ भी अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, उनकी पढ़ाई से लेकर और उनके साथ मूवी देखना, गेम्स खेलना, और कभी कभी फ्री अगर हुए तो फिर किचन में भी हेल्प करते मेरी। बोलते आओ आज कुछ मज़ेदार खाना बनाए, चिकन बनाए, तो प्याज काटना हुआ, अलग अलग रेसिपीज ट्राई करते हो। रही बात कंपटीशन की, तो लाल लालियों जो क्रैक करते हैं वो हम में से ही तो एक होते हैं, मतलब मुमकिन है। निदा फाजली जी की बहुत अद्भुत पंक्तियां हैं। सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो।